बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। शुमाली कोरिया से जंग का खतरा, अमरीकी जोहरी आबदोज जनूबी कोरिया पहुंच गई। अमरीका और जनूबी कोरिया ने मुश्तरका बयान में कहा है कि अमरीका और इत्तेहादियों के खिलाफ शुमाली कोरिया का जोहरी हमला नाकाबिल कबूल होगा और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की हुकूमत का खात्मा होगा। शुमाली कोरिया ने अमरीका और जनूबी कोरिया पर कशीदगी बढ़ाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक की गैर जिम्मेदाराना नकलो हरकत की मजम्मत करते हैं। शुमाली कोरिया का कहना है कि अमरीकी जोहरी आबदों से जाहिर है कि अमरीका एटमी जंग का सोच रहा है। अमरीका साल का इख्तिताम जोहरी जंग के मुजाहरे के साथ करना चाहता है, लेकिन हमारे खिलाफ जोहरी हथियारों का इस्तेमाल तबाहकुन रद्द-ए-अमल का सामना करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इजरायली फौज ने गजा में अब तक दरियाफ्त होने वाली सुरंगों के सबसे बड़े नेटवर्क का पता लगाने का दावा कर दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने कहा है कि सुरंगों का ये नेटवर्क शुमाली गजा के नीचे है और इस इलाके में इजरायली फौज को कार्रवाई करते हुए 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं। इजरायली फौज को इन सुरंगों की तामीर के वक्त बनाई गई वीडियोस भी मिली हैं। सुरंगों के लिए खुदाई घरेलू साख्ता औजारों से की गई है। सुरंगें 50 मीटर तक गहरी हैं। इजरायली फौज का कहना है कि इनमें से कोई सुरंग इजरायली इलाके के अंदर तक नहीं है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 सुरंग भी सरहद से 400 मीटर दूर है। इजरायली फौज ने यह भी दावा किया है कि बाज़ सुरंगें इस कदर चौड़ी हैं कि इनके अंदर गाड़ियों की नकलो हरकत हो सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इजरायली अपोजिशन लीडर याइर लैपिड ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। इजरायली टेलीविजन को इंटरव्यू में याइर लैपिड का कहना था कि नेतन्याहू इजरायली अवाम का एतमाद खो चुके हैं। वो वज़ीर आज़म की हैसियत से मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू आलमी बरादरी और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का भी एतमाद खो चुके हैं। इजरायली अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि नेतन्याहू और इजरायली सिक्योरिटी हुक्काम ने 7 अक्टूबर के हमलों में नाकामी का इर्तिकाब किया है। 7 अक्टूबर के हमले रोकने में नाकामी पर इजरायली अपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया है कि नेतन्याहू अपने ओहदे से फौरन मुस्ताफ़ी हो जाएं और इसराइल में नए इंतखाबात करवाए जाएं। वाज़ेह है कि इसराइल पर हमास के हमलों के बाद नेतन्याहू ने अपोजिशन लीडर बेनी गेंट्स के साथ दौरान जंग इमरजेंसी हुकूमत के क़याम का मुआहदा किया था। ताहम याइर लैपिड ने इस इमरजेंसी हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। नेतन्याहू की पार्टी ने अपोजिशन लीडर की जानिब से इजरायली वज़ीर आज़म के मुतालबे को शर्मनाक करार देते हुए समाजी राब्तों की एप्लीकेशन पर जारी बयान में कहा कि जंग के हालात में इस तरह का मुतालबा इंतहाई शर्मनाक है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद आज पेश की जाएगी। चंद रोज पहले अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सिक्योरिटी कौंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद पर 15 में से 13 अरकान ने हमायत में वोट दिया था, जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का कहना था कि करारदाद का ड्राफ्ट गैर मुतवाज़न होने के अलावा हकीकत से हम आहंग नहीं है। इस करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर होने के बाद सलामती कौंसिल पर इक़दाम के लिए दबाव बढ़ गया है। चंद रोज कबल अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने गजा में जंग बंदी के लिए आर्टिकल 99 का सहारा लिया था। अंतोनियो गुतेरेस की जानिब से सलामती कौंसिल को लिखे गए खत में कहा गया था कि सलामती कौंसिल गजा में जंगबंदी पर जोर दे। गजा की सूरत हाल इस तरफ बढ़ रही है जहां से कोई वापसी नहीं। मौजूदा सूरत हाल पर काबू न पाया गया तो खित्ते और आलमी अमन पर इसके संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइल की वहशियाना बमबारी में 90 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने जबालिया और निसायरत
پناہ گزین کیمپوں پر اندھادھند بمباری کی، جس کے نتیجے میں 90 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق نصیرت کیمپ پر حملے میں شہید 25 افراد میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد بھی شامل ہیں۔ غزہ کے ہسپتالوں پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل ہسپتالوں پر حملے کر کے غزہ میں صحت کے مرکز کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی حملوں کی مکمل بندش تک مزید یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا، حماس نے خبردار کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مکمل بندش تک مزید یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کی جانب سے مذکورہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب 2 روز قبل اسرائیلی فورسز نے اپنے ہی 3 شہریوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ تینوں شہری حماس کے یرغمالی تھے اور وہ ہاتھ میں امن کا جھنڈا تھامے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیل کے حمایتی یورپی ممالک کی جانب سے تل ابیب پر جنگ بندی کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور اس سلسلے میں برطانیہ اور جرمنی کے وزیر خارجہ نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اب تک ہزاروں معصوم شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں حماس نے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی حملوں کی بندش سے مشروط ہیں اور اس سلسلے میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے تمام فریقین کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ملازمین کے بعد محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے درجنوں ملازمین نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں جنگ رکوانے کے لیے اہم کردار ادا کریں۔ وزارت برائے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے 130 سے زائد ملازمین کے وزیر الجینڈرو میرکاس کے ذریعے جو بائیڈن کو ایک پیغام بھیجا گیا جس میں محصور فلسطینی پٹی میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ اپنے خط میں انہوں نے کانگریس، امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی، محکمہ خارجہ اور ایگزیکٹو برانچ ایجنسیوں میں اپنے ساتھیوں کی شمولیت کی تصدیق کی جنہوں نے اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے جو بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ فوری جنگ بندی کا مطالبہ کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لیبیا غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لاپتہ ہونے والے 61 افراد کو ہلاک قرار دے دیا گیا۔ حکام نے کشتی میں سوار 86 میں سے 25 افراد کو بچا لیا جنہیں حراستی مرکز منتقل کر کے طبی امداد دی جا رہی ہے۔ تارکین وطن سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ کشتی میں سوار افراد کا تعلق نائجیریا، گیمبیا اور دیگر افریقی ممالک سے تھا۔ بدقسمت کشتی میں سوار افراد میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے۔ کشتی لیبیا کے شمالی مغربی ساحل سے روانہ ہوئی تھی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔